हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाज़िर खिदमत हूं जेटेट उर्दू के एक और नए इम्पॉर्टेंट सेट के साथ। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 पर। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 23 ये जो प्रीवियस कुछ सेट्स देखे हैं और थोड़ा सा ये डिफरेंट है। किस माने में डिफरेंस है ये भी जान लीजिए कि इसमें जहां अदब के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं, वहीं आपको ग्रामर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं पेडागोजी के भी। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है और ये जान लीजिए कि 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए दोनों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस सेट का इंतखाब किया है और दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट सेशन है। फ्रेंड्स, हम लोग जिस प्रैक्टिस सेट को देखने जा रहे हैं उसमें एक एक क्वेश्चन से जो भी पॉइंट्स बनेंगे, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, निकल सकते हैं, उस एक एक पॉइंट्स पर भी फोकस करेंगे, गौर फिक्र करेंगे एक एक पॉइंट्स को भी। और जहां तक मैंने वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये नेचर होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ते हैं तो वो अगर आपका एग्जाम में टच करता है या उससे रिलेटेड पॉइंट टच करता है तो वो आपका छूट जाएगा। तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का स्टडी करें, चाहे वो ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, बुक्स से करें, बुक से तो करें ही करें और तो बुक्स पर भी आप लोग फोकस करें, तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर फोकस करें तो एक एक क्वेश्चन को जरूर देखें। तो वीडियो के फर्स्ट से लास्ट तक बने रहिएगा और बिना किसी ताखिर के आइए अब हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है, तरानाई हिंदी किसने लिखा। बहुत आसान क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और याद रखिएगा कभी 2-4 क्वेश्चन आसान रहते हैं हर एग्जाम्स में। कम से कम अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आसान रहते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के बहकावे में अपने आप को बहुत हल्का दिमाग से इस क्वेश्चन को नहीं ले लीजिएगा और फिर कई क्वेश्चन आपसे जो आसान दिख रहा है वो गलत हो जाता है। तो इस पर भी आप फोकस कीजिएगा एग्जाम सेंटर में। आइए देखते हैं, तरानाई हिंदी किसने लिखा। गालिब ने, मोमिन ने, मीर ने या इकबाल ने। तो फ्रेंड्स, तरानाई हिंदी किसने लिखा है, ये इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है। अल्लामा इकबाल साहब की पैदाइश के बारे में आप लोगों को कई बार बताया है मैंने और याद भी होगा, एक बार फिर रिवाइज अपने रिमाइंड कर लीजिए। 9 नवंबर 1877 1877 ईस्वी को कहाँ पर हुआ, सियालकोट में। कहाँ पर पैदाइश हुई इकबाल साहब की, अल्लामा इकबाल साहब की, सियालकोट में। और 21 अप्रैल 1938 1938 ईस्वी सन को इनका इंतकाल हुआ। कहाँ पर हुआ, लाहौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। ऊपर लिखा शेर किस शायर का है, गालिब का, इकबाल का, मोमिन का या दर्द का। तो फ्रेंड्स, ये भी आई होप कि बड़ी आसानी से आप लोगों ने आंसर का इंतखाब कर लिया होगा। अल्लामा इकबाल साहब का शेर है ये भी। मदह या मजम्मत जज है, किसका जज है, मदह या मजम्मत। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, मदह या मजम्मत जज है, किसका जज है, कसीदे का, गज़ल का या मरसिया का या मसनवी का। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो मैंने डाला है कसीदे से मुतल्लिक, उसमें तारुफ है, इर्तका है और कसीदे से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं उन सारे पे फोकस किया है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और कसीदे, यहाँ पर जो आंसर है वो कसीदे का है। मदह या मजम्मत किसका जज है, कसीदे का है। कसीदे के बारे में मैंने पहले बताया था। कसीदा जो है किस ज़बान का लफ्ज़ है, कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, जो सिनफ़े अदब है, कसीदा, मसनवी, गज़ल, इससे रिलेटेड ये पूछे जाते हैं कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये किस लफ्ज़ से निकला है, कसद से निकला है। किससे, कसद से। और कसद का मतलब होता है इरादा करना। तो इरादा करके किसी की मदह करना, तारीफ़ करना या मजम्मत करना, तो ये हो जाता है कसीदे। तो मदह या मजम्मत किसका जज है, कसीदे का। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। टेढ़ी लकीर होना का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, टेढ़ी लकीर होना का मतलब है फीकी खीर होना, खीर खराब होना, बहुत आसान काम होना, बहुत मुश्किल काम होना। तो टेढ़ी लकीर होना, तो इसका ये क्या हो गया, बहुत मुश्किल काम होना। नेक्स्ट है, बाले जिब्राइल मजमुए कलाम है, किसका है मजमुए कलाम बाले जिब्राइल, फैज़ अहमद फैज़ साहब का, जोश मलिहा आबादी साहब का, अल्लामा इकबाल साहब का या नज़ीर अकबर आबादी साहब का। किसका है, बाले जिब्राइल मजमुए कलाम है, किसका है। आप लोगों ने आंसर चूज कर लिया होगा, आई होप सबको याद होगा।
अल्लामा इकबाल साहब का। किसका है? अल्लामा इकबाल साहब का है बाले जिब्राइल। और आप ये जान लीजिए इसकी पैदाइश के बारे में मैंने अभी अभी बताया है, 9 नवंबर 1877 ईस्वी सियालकोट में, और इंतकाल हुआ था इनका 21 अप्रैल 1938 ईस्वी लाहौर में। अब ये देखिए बाले जिब्राइल, बाले जिब्राइल जो है अल्लामा इकबाल साहब का दूसरा शायरी का मजमूए कलाम है। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था बांगे दरा। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था बांगे दरा। और बांगे दरा जो मंजर आम पर कब आई? बांगे दरा मंजर आम पर आई 1924 में। कब आई? 1924 में। अब जो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है बाले जिब्राइल दिया गया है, तो अल्लामा इकबाल साहब का दूसरा जो शेरी मजमुआ है वो क्या है? बाले जिब्राइल। और ये कब मंजर आम पर आया? याद रखिएगा, ये जो मंजर आम पर आया ये शाये जो हुआ ये हुआ 1935 में, 1935 में। तो याद रखिएगा कि शेरी मजमूए अल्लामा इकबाल साहब के कितने हैं? 4 हैं। पहला है बांगे दरा जो 1924 ईस्वी में शाये हुआ। दूसरा है बाले जिब्राइल जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ये आपका 1935 ईस्वी में शाये हुआ। और तीसरा है ज़र्बे कलीम 1936 ईस्वी में शाये हुआ। और चौथा जो है वो आपका है अरमागान हजाज 1938 ईस्वी में शाये हुआ। तो फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिराक गोरखपुरी बहैसियत उस्ताद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किस शोबे में पढ़ाते थे? फिराक गोरखपुरी, इसके बारे में आप जान लीजिए कि फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या था। आप लोगों को कई बार मैंने बताया है, रिकॉल कीजिए अपने माइंड से कि फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या था। तो फिराक गोरखपुरी बाहैसियत उस्ताद जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ये भी एक पॉइंट है, फिराक गोरखपुरी बाहैसियत उस्ताद कहाँ पढ़ाते थे? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? किस सब्जेक्ट में पढ़ाते थे? शोबाए अंग्रेजी में थे। किस में थे? शोबाए अंग्रेजी, इंग्लिश डिपार्टमेंट में। और फिराक गोरखपुरी का जो असल नाम था वो क्या था? रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या था? रघुपति सहाय। याद रखिएगा, फिराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय। और फिराक गोरखपुरी की जो पैदाइश हुई थी 28 अगस्त 1896 ईस्वी सन में, 28 अगस्त 1896 ईस्वी सन में। और 3 मार्च 1982 ईस्वी सन में 1982 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ। गुले नगमा और रूप ये फिराक गोरखपुरी की लिखी हुई किताबें हैं। रूप जो है फिराक गोरखपुरी की है और इसमें रुबाइयों का जो है ये मजमुआ है। 1970 ईस्वी सन में फिराक गोरखपुरी को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। और 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। और 1968 में पद्म भूषण भी मिला था। तो 1968 पद्म भूषण, 1969 ज्ञानपीठ और 1970 ईस्वी सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया फिराक गोरखपुरी साहब को। तो फ्रेंड्स फिराक गोरखपुरी से साहब से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। तालीम औरतों की ज़रूरी तो है मगर, तालीम औरतों की ज़रूरी तो है मगर खातून खाना हो व सभा की परी ना हो। ये शेर किस शायर का है? अल्लामा इकबाल का, जोश मलियाबादी का, फैज़ अहमद फैज़ का, या अकबर इलाहाबादी का? तो फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ते पर यहाँ गौर व फिक्र करने की बात है और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि तालीम औरतों की ज़रूरी है। औरतों के लिए तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है और इस्लाम में भी तालीम हासिल करने की बात की गई है। तो लेकिन खातूने खाना हो, मतलब घर की जो है वो इज़्ज़त हो, ना कि सभा की परी हो, जिस तरह की आजकल एक नुमाइश की चीज़ बना दी जाती है, तो वो ना हो। ये शेर किस शायर का है? तो ये अकबर इलाहाबादी साहब का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ते पर गौर व फिक्र किया है इस शेर में अकबर इलाहाबादी साहब ने। किसका शेर है ये? अकबर इलाहाबादी साहब का। तालीम औरतों की ज़रूरी तो है मगर खातून खाना हो वह सभा की परी ना हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई भी आवाज़ जो बोलने में सुनाई दे या लिखने में दिखाई दे उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई भी आवाज़ जो बोलने पर सुनाई दे और लिखने में दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीम लफ्ज़ का मुअन्नस बताइए। करीम लफ्ज़ का मुअन्नस बताइए। करीमन, करीमा, करम या करामत? करीमन होता है। क्या होता है? करीम लफ्ज़ का मुअन्नस क्या होता है? करीमन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तुझे हम वली समझते
जो ना बादाए खार होता। तुझे हम वली समझते जो ना बादाए खार होता। ये किस तरह का फ़िक्रा या मिसरा है? माजी मतलब का, माजी इस्तिमरारी का, माजी एहतमाली का, माजी शर्तिया का। तुझे हम वली समझते, समझते समझ नहीं रहे हैं, समझते जो ना बादाए खार होता। अगर ऐसा होता तो हम वली समझते। तो क्या हुआ, एक शर्त लगा दिया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, माजी शर्तिया का। माजी शर्तिया का वली समझते, एक तो माजी की तरफ बात हो रही है, दूसरी बात है कि शर्त भी लगाया जा रहा है। तो क्या हो गया, माजी शर्तिया का अल्फाज हो गया। चलिए नेक्स्ट, वह शौक से पढ़ता है। इस जुमले में शौक से किस हालत में है? देखिए यहाँ पर आप जरा सा फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन पर कि वह शौक से पढ़ता है। इस जुमले में शौक से किस हालत में है? फाली हालत में, मफूली हालत में, इजाफी हालत में, या तौर की हालत में, तौरी हालत में। तो ये क्या है, तौरी हालत में है। नेक्स्ट, वह लफ्ज़ जो दो जुमलों के बीच में आए और उन दोनों को मिलाने का काम करे उसे क्या कहते हैं? वह लफ्ज़ जो दो जुमलों के बीच में आए और दोनों को मिलाने का काम करे। अच्छी तरह से फोकस कीजिएगा, ग्रामर का क्वेश्चन है ये। वह लफ्ज़ जो दो जुमलों के बीच में आ जाए और दोनों को क्या करे, मिलाने का काम करे, तो क्या कहते हैं? हरफ़े अतफ़, हरफ़े रब्त, हरफ़े इस्तदराक या हरफ़े निदा। तो इसको क्या कहते हैं, हरफ़े अतफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, हरफ़े अतफ़ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशरफ का घोड़ा बीमार है। इस जुमले में लफ्ज़ घोड़ा किस हालत में है? अशरफ साहब का जो घोड़ा है वो बीमार है। इस जुमले में घोड़ा किस हालत में है? फाली हालत में, मफूली हालत में, इजाफी हालत में, या तौरी हालत में? तो देखिए ये आपका हो जाएगा मफूली। घोड़ा जो है मफूल है। यहाँ फाइल कौन है, अशरफ। चलिए नेक्स्ट, वह रोता हुआ आया और हंसता हुआ गया। ये किस तरह का जुमला है? वह रोता हुआ आया और हंसता हुआ गया, ये किस तरह का जुमला है? इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल, या इनमें से कोई नहीं? ये इसमें हालिया है। क्या है इसमें, हालिया। खुदाए सुख्न के नाम से किस शायर को जानते हैं? खुदाए सुख्न के नाम से किस शायर को जानते हैं? अमीर खुसरो, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, या मीर तकी मीर। खुदाए सुख्न के नाम से किस शायर को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, खुदाए सुख्न के नाम से जाना जाता है मीर तकी मीर को। किसको जाना जाता है? मीर तकी मीर को। मीर तकी मीर के बारे में भी आप जान लीजिए कि मीर तकी मीर साहब का असल नाम क्या था? मीर मोहम्मद तकी। असल नाम क्या था मीर तकी मीर साहब का? मीर मोहम्मद तकी। और इनकी पैदाइश जो है 1723 ईस्वी सन में। कब? 1723 ईस्वी सन में हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी 1723 ईस्वी सन में। और इनका इंतकाल हुआ था 20 सितंबर 1810 ईस्वी सन में। कब? 1810 ईस्वी सन में, लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का, पतरस बुखारी साहब का, या अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का, कलीमुद्दीन अहमद का? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का। किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के बारे में आप जान लीजिए कि रशीद अहमद सिद्दीकी साहब जो है एक बड़े तनकीद निगार थे। कौन थे? एक बड़े तनकीद निगार थे। याद रखिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब क्या थे? एक बड़े तनकीद निगार थे। इनकी पैदाइश कब हुई? 1894, 1894 ईस्वी सन में, 1894। और इनका इंतकाल जो है हुआ 1977 ईस्वी सन में। 1977 ईस्वी सन में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी इसको नवाजा गया। 1971 ईस्वी सन में इसको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया रशीद अहमद सिद्दीकी साहब को। और किस किताब के लिए नवाजा गया ये भी जान लीजिए। तो तनकीदी किताब थी इनकी, गालिब की शख्सियत और शायरी। तनकीदी किताब गालिब की शख्सियत और शायरी, इसी किताब के लिए 1971 ईस्वी सन में इसे साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता।
यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, गोया होगा। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मशहूर शेर किस शायर का है? गालिब का, मीर तकी मीर का, फिराक का या फिर मोमिन का? तो ये मोमिन खां मोमिन साहब का है। ये शेर किसका है? मोमिन खां मोमिन साहब का है। और मोमिन खां मोमिन के बारे में हम लोगों ने कई बार देखा। चलिए आगे चलते हैं। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये किसका शेर है? देखिए, अपने दिमाग पर भी जोर डालिए। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, अगर उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं तो बहुत बार पढ़े होंगे इस शेर को। निसाबी किताब जो 9, 10, 11, 12 इसमें भी शामिल निसाब है कई बुक्स में। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देके बहलाया गया हूँ, मीर तकी मीर का, साद अजीमाबादी साहब का या नज़ीर अकबर आबादी या मोमिन का? तो फ्रेंड्स, ये शेर जो है साद अजीमाबादी साहब का है। किसका है? साद अजीमाबादी साहब का। साद अजीमाबादी साहब के बारे में आप जान लीजिए कि इनकी पैदाइश जो है 8 जनवरी 1846 ईस्वी सन। कब? 8 जनवरी 1846 ईस्वी सन। कहाँ? अजीमाबाद पटना में, अजीमाबाद पटना में हुई थी। और इनका इंतकाल 8 जनवरी है ये इनकी पैदाइश। और 7 जनवरी जो है 1927 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ। 7 जनवरी 1927 ईस्वी सन में पटना में इनका इंतकाल हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मीर अनीस का पूरा नाम बताइए। मीर अनीस का पूरा नाम बताइए। अली बब्बर, ख्वाजा मीर, मीर बब्बर अली और मीर खलीक। तो मीर अनीस का मीर बब्बर अली अनीस, इसका पूरा नाम क्या था? मीर बब्बर अली अनीस। मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस। और मीर अनीस साहब की पैदाइश अगर बात करें तो इनकी पैदाइश 1800 ईस्वी सन में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी सन में हुई थी। कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद में। कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद में। मरसिया और रुबाई के तख्लीक के लिए, तसनीफ़ के लिए जाना जाता है मीर अनीस साहब को। और इनका इंतकाल जो है 10 दिसंबर 1874 ईस्वी सन, 1874 ईस्वी सन में लखनऊ में हुआ था। दबिस्तान लखनऊ के शायर माने जाते हैं मीर अनीस साहब। कफन एक मशहूर अफसाना है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसका खालिक कौन है? प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, सादत हसन मंटो या राजेंद्र सिंह बेदी? कौन है? तो इनका खालिक जो है वो प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में कई बार आप लोग जान चुके हैं और आप लोगों को अच्छी तरह से याद भी है कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? लम्ही नामक गांव में, लम्ही नाम के गांव में, बनारस में हुई थी। कब? 31 जुलाई 1880 ईस्वी सन में। 31 जुलाई 1880 ईस्वी सन में लम्ही बनारस में। और इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी सन में। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी सन में कहाँ पर हुआ था? बनारस में। तरक्की पसंद तहरीक जो था उर्दू अदब के लिए, उसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो भी लखनऊ में हुई थी और सदारत किया था प्रेमचंद साहब ने। और अपने सदारती तकरीर में उन्होंने कहा था हमें हुस्न का मियार बदलना चाहिए। याद आ गया तो बता दिया मैंने। चलिए, आतिश का पूरा नाम क्या है? आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश। अच्छा, मैंने तो आंसर ही बता दिया। चलिए, आंसर बता दिया तो आप भी चूज कर ही लीजिए। ख्वाजा हैदर अली आतिश। आतिश इनका तखल्लुस है। आतिश क्या है? तखल्लुस है। और ख्वाजा हैदर अली इनका असल नाम था। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश इसका पूरा नाम है। इनकी पैदाइश जो है 1764 ईस्वी सन में हुई। इनकी पैदाइश कब हुई? 1764 ईस्वी सन में। और इनका इंतकाल हुआ 1846 ईस्वी सन में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये शेर किस शायर का लिखा हुआ है? शेर देखिए आप कि तू कहाँ है अज़्ल ए ना मुरादों के मुराद, मरने वाले राह तेरी उम्र भर देखा किया। ये किस शायर का शेर है? फ़ानी का, अकबर का या मीर का या चकबस्त का? तो ये फ़ानी बदायूनी का शेर है। किसका है? फ़ानी बदायूनी साहब का शेर है। फ़ानी बदायूनी के बारे में जान लीजिए। इनकी पैदाइश 13 सितंबर 1879 ईस्वी सन में हुई। कहाँ? बदायूं में। और इनका इंतकाल जो है 27 अगस्त 1941 ईस्वी सन हैदराबाद में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे में से कौन से शायर उर्दू गज़ल के शहंशाह तस्लीम किए जाते हैं? मीर दर्द, मीर तकी मीर, हसरत मोहानी या जिगर मुरादाबादी? उर्दू गज़ल के शहंशाह, उर्दू गज़ल के
शहंशाह किसे तस्लीम किया जाता है? मीर तकी मीर को तस्लीम किया जाता है। किसको? मीर तकी मीर साहब को तस्लीम किया जाता है। मीर तकी मीर साहब के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि मीर तकी मीर साहब का असल नाम क्या था? मीर मोहम्मद तकी। मीर मोहम्मद तकी। इनकी पैदाइश 1723 ईस्वी आगरा में और 1810 ईस्वी लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। अगला क्वेश्चन, मिलते हैं इस अदा से कि गोया खफा नहीं। मिलते हैं इस अदा से कि गोया खफा नहीं, क्या आपकी निगाह से मैं आशना नहीं। ऊपर लिखा शेर किस शायर का है? जिगर मुरादा साहब का, जिगर मुरादाबादी साहब का, या फिर हसरत मोहानी साहब का, या गालिब का, या अकबर इलाहाबादी साहब का। देखिए आप एक बार शेर को फिर देखिए, मिलते हैं इस अदा से कि गोया खफा नहीं, क्या आपकी निगाह से मैं आशना नहीं। तो ये आपका है गालिब साहब का। किसका शेर है? गालिब साहब का। और गालिब के बारे में तो कई बार बात हो चुकी है कि पैदाइश 1977 ईस्वी सन आगरा में हुई थी। कहाँ पैदाइश हुई थी? सॉरी 1797 ईस्वी सन में, 1797 ईस्वी सन आगरा में इनकी पैदाइश हुई और 15 फरवरी 1869 ईस्वी सन दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ गालिब साहब का। मसनवी गुलजार नसीम किसकी लिखी हुई है? मीर हसन, दया शंकर नसीम, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, या इनमें से कोई नहीं। मसनवी गुलजार नसीम किसकी लिखी हुई है? दया शंकर नसीम की। किसकी लिखी हुई है? दया शंकर नसीम। और इनकी पैदाइश जो है 1811 ईस्वी सन में हुई थी। कब? 1811 ईस्वी सन में। और 1845 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ दया शंकर नसीम साहब का। चलिए अगले क्वेश्चन, गुलजार नसीम किसकी तसनीफ़ है? दया शंकर नसीम साहब की। ये किसका लिखा है? रोटी ना पेट में हो तो फिर कुछ जतन ना हो। नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, फ़ानी बदायूनी, या इनमें से कोई नहीं। ये है नज़ीर अकबर आबादी साहब की। किसकी लिखी हुई है? रोटी नामा। नज़ीर अकबर आबादी साहब की। रोटी ना पेट में हो तो कुछ, तो फिर कुछ जतन ना हो, कोई काम नहीं होगा अगर रोटी नहीं होगा, पेट नहीं भरा होगा तो। चलिए नज़ीर अकबर आबादी, इनकी पैदाइश जो है 1735 1735 ईस्वी सन में आगरा में हुई और इनका इंतकाल 1830 ईस्वी सन में आगरा में हुआ। अवामी शायर के नाम से भी जाना जाता है नज़ीर अकबर आबादी साहब को। ये बहुत अहम पॉइंट है, जान लीजिए। अवामी शायर। बाज उसातज़ा किसको कसीदे का बादशाह बताया है? किसको जो है कसीदे का बादशाह बताया जाता है? बताइए। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ज़ौक़, या गालिब, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। कसीदे को फ़रोग़ देने में बहुत अहम किरदार रहा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। और इनकी पैदाइश 1713 ईस्वी में, 1713 ईस्वी सन पुरानी दिल्ली में हुई थी और 1781 ईस्वी सन लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। चलिए नेक्स्ट, राम किस शायर की नज़्म है? अल्लामा इकबाल, ज़ौक़, या आतिश, या हाली। ये है अल्लामा इकबाल साहब की। किसका है? अल्लामा इकबाल साहब का। नेक्स्ट, ये किस शायर की फ़िक्र सुखन का नतीजा है? गिरते ही खाक पर शह दें कि गस आ गया, फिर भी ना कोई प्यासे को पानी पिला गया। और खंजर लगा गया कोई नेज़ा लगा गया, खोली जो आँख शह ने जिगर थरथरा गया। मिर्ज़ा दबीर का, मिर्ज़ा अनीस का, फ़ानी का, या इकबाल साहब का? किसका शेर है ये बताइए? ये है मीर अनीस साहब का, मीर बब्बर अली अनीस, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा था। मीर बब्बर अली अनीस, मीर अनीस, जिसका पूरा नाम क्या है? मीर बब्बर अली अनीस। और इनकी पैदाइश 1800 ईस्वी सन में फैज़ाबाद में और 1874 ईस्वी सन लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। कसीदा और मरसिया ज़्यादा लिखते थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। एक एक पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश किया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तालीम का कौन सा पहलू ज़्यादा अहम है? तालीम का कौन सा पहलू ज़्यादा अहम है? मुअल्लिम, तालिब इल्म, मौजू या निसाब, या लाइब्रेरी? तालीम का कौन सा पहलू ज़्यादा अहम है? देखिए तालीम मतलब जो शिक्षा, एजुकेशन है, इसका कौन सा पहलू जो है सबसे ज़्यादा अहम है?
तो सबसे जो आजकल जो होता है वो चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन माना जाता है। क्या कहते हैं? तालिब इल्म पर जो सिस्टम फोकस करे, एजुकेशन सिस्टम फोकस करे, तो इसको क्या कहा जाता है? चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड। कोई भी जो नीति बनती है तालीम की, शिक्षा देने की, तो वो हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखती है कि बच्चों के लिए क्या मुफीद साबित होगा, टीचर्स के लिए, उस्ताद के लिए नहीं, या और किसी चीज़ के लिए नहीं, बच्चों के लिए। तो इसलिए इसको आजकल के शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? एजुकेशन सिस्टम को क्या कहते हैं? चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे जो अहम पहलू है तालीम का वो क्या है? तालिब इल्म, स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेट के साथ और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को लेकर, जेटेट के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को लेकर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।